नमस्कार दोस्तों। समाचारों में काफ़ी कुछ खबरें हैं ऐसी जो आपसे बातचीत करने मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं। जो साथी पूरी खबरों का विश्लेषण सुनते हैं उनके लिए उपयोगी हो सकती है। विदेश सचिव ने कहा था कि ट्रंप और मोदी की 35 मिनट वार्तालाप हुई है। क्या वार्तालाप हुई है उसके बारे में कोई विस्तृत विवरण नहीं है। केवल इतना ही है कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के कहने पर सीज़ फायर हुआ था और हम किसी तीसरे की उसमें दखलंदाजी या तीसरे की भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो 30 सेकंड की बातचीत हुई। क्या मोदी ने ट्रंप को कहा कि आप बार बार क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आपने समझौता कराया, व्यापार की धमकी दे करके दो न्यूक्लियर राष्ट्रों के बीच में आपने शांति कराई? ये सब मोदी ने प्रश्न किए क्या? उधर वसीफ मुनीर जो है वो परंपराओं को तोड़ करके ट्रंप ने उनको अपने वाइट हाउस में लंच दिया। क्या गोपनीय बातें हुई? क्या बाल्टिस्तान जो कश्मीर अधिकृत से ऊपर अलग से बाल्टिस्तान है जो अंग्रेज़ अलग से पाकिस्तान को दे गए थे आज़ादी से पहले, उस बाल्टिस्तान में जो रेयर अर्थ के जो भंडार हैं, अकूत भंडार हैं, क्या वो अमेरिका को सौंपने के बारे में वसीम मुनीर से बातचीत हुई है या कोई सौदा हुआ है? क्यों, ट्रंप तो व्यापारी हैं और उनका खानदानी काम है व्यापार करना। और क्योंकि असली शासक तो वसीम मुनीर हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई पूछ नहीं रहा है। और वसीम मुनीर ने ऐसी आपत्तिजनक बातें कही है परसों कि भारत से 1971 का बदला तभी पूरा होगा जब भारत के दो टुकड़े कर देंगे। तो वसीम मुनीर की ऐसी बात, ऐसी वाहियात बात, ऐसी आपत्तिजनक बात संज्ञान के योग्य नहीं है, परंतु भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उधर एक रूबिन करके वो हैं पेंटागन के पूर्व अधिकारी, उन्होंने वसीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात पर सख्त एतराज़ जताया है और कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के जो अच्छे रिश्ते या व्यापारिक रिश्ते हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। और वसीम मुनीर, लेकिन उसने ये भी उपहास उड़ाया है कि ट्रंप को सेनाध्यक्षों से बातचीत का बहुत शौक़ है। ट्रंप एक खुद ही आतंकी टाइप शासनाध्यक्ष हैं। और उधर इसी संबंध में शशि थरूर का भी बयान आया है। उन्होंने भी इस पर एतराज़ जताया है कि आखिर वसीम मुनीर के साथ लंच क्यों किया ट्रंप ने। उधर ये जब ट्रंप की बात चल रही है तो पुतिन ने इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में सलाह दी है कि मैं मीडिएशन यानी मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। तो ट्रंप ने जवाब दिया है कि पहले अपना और यूक्रेन का युद्ध तो समाप्त कर लो। कुल मिला के विश्व में सब कुछ जो चल रहा है उसमें अमेरिका सबके मज़े ले रहा है और अपना सामान बेच रहा है। और वो सामान युद्ध का सामान है। इसको अगर देशों के नागरिक समझ के अपने अपने देशों की सरकारों पे दबाव डालें तो इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। और ट्रंप ने ये भी कहा आई लव पाकिस्तान। तो ये सब भारत की सरकार को अपने विदेश नीति की जो छिछालेदारी हो रही है उस पे जो है वो विचार करना होगा और बिगड़ती छवि को सुधारना होगा। तो रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि इजराइल तो ईरान पे हमला कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। कठिन परिस्थितियों में से विश्व गुजर रहा है। राहुल गांधी जी के कल जन्म दिवस पे AICC में बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम हुआ। उसमें राजस्थान से सचिन पायलट जी ने फूलों का बड़ा गुलदस्ता दिया और दोनों नेताओं के बीच में मुस्कुराहट के साथ कुछ हल्के फुल्के संवाद के साथ बातचीत हुई। और टीकाराम जूली LOP ने भी लड्डू भेंट किया राहुल गांधी जी को। उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उनको खुश किया। और खबरों में जो PhD के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं
वो 1 जुलाई से उन्होंने काम रोको हड़ताल की चेतावनी दी है, क्योंकि 4,500 करोड़ रुपया का पेंडिंग पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का पड़ा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जल जीवन मिशन में भी दिल्ली से पैसा नहीं आ रहा है और खुद राजस्थान सरकार के पास देने को पैसा नहीं है, आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, या फिर पीएचडी के जो मंत्री हैं वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो जल जीवन मिशन के घोटाले हैं उनसे घबराकर अधिकारियों ने पेमेंट वेरीफाई करके पास करने बंद कर दिए। ये सब विषय ऐसे हैं तो ये कुछ ठीक नहीं है और पेयजल की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने वाली है। ये खबर आई है कटारा की मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि जो प्रमाण सामने आए हैं और जब अभियोजन के लिए जो बिंदु इकट्ठे किए हैं जांच एसओजी ने, उनसे प्रमाणित सिद्ध हो रहा है कि कटारा ने बिल्कुल षड्यंत्र किया, तो कटारा को जेल होनी ही चाहिए। एक एक करके मैं कुछ खबरें, पुलिस और गो तस्करों की अलवर में मुठभेड़ हुई, भरतपुर में और डी कुमेर में, तो ये एक गायों की तस्करी पर रोक लगानी चाहिए। राकेश बिश्नोई सुसाइड मामले में डॉक्टर राकेश बिश्नोई जोधपुर में उसमें धरना चल रहा है। मेरी धरना करने वाले नेताओं से अपील है कि उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा जो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, एक वाटर कूलर से करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, उसको भी उस मुद्दे में शामिल करना चाहिए और रवि शर्मा के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में 25% आरक्षण स्थानीय लोगों का देने के लिए हाईकोर्ट ने वैध माना है। ये एक राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रसारण निगम में 105 करोड़ के ठेका 156 करोड़ में देने की तैयारी थी, लेकिन उच्च स्तर से दखल होने के बाद उस ठेके को निरस्त करने की बात चल रही है। 24 अफसरों पर अभियोजन की मंजूरी दी है, जिनमें आईएएस आरएएस अफसर भी हैं, ऐसा खबर में आया है। तो मेरी कन्हैयालाल चौधरी पीएचडी मंत्री से और मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि एक चीफ इंजीनियर है मनीष बेनीवाल, उनके खिलाफ 17A में 17A में अभियोजन की स्वीकृति पेंडिंग पड़ी है पीएचडी मंत्री के पास, वो उसको रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। सहरिया की ज़मीन पर 3 साल से अवैध खनन चल रहा था, लकवाग्रस्त परिवार की वो ज़मीन थी, लेकिन यहाँ तो ये भाजपा सरकार ऐसे मामलों में ध्यान देती नहीं है। और उधर बनास से बजरी के साथ साथ पत्थर की भी अवैध खनन हो रहा है। रेयर अर्थ के लिए खींचतान हो रही है, क्योंकि भारत अभी 2270 टन रेयर अर्थ आयात करता है, जबकि भारत के पास भंडार भरे हुए हैं साउथ इंडिया में। उनका दोहन क्यों नहीं कर रहा और इतना इंपोर्ट करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? क्यों निर्भरता इतनी दूसरे देशों पर, क्षमा चाहता हूँ, उचित नहीं है। सुखाड़िया जी पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार में भूमि विवाद लेकर के मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। देवर और भाभी के बीच में अरुण सुखाड़िया और पूर्व चुनाव लड़ चुके दिलीप सुखाड़िया स्वर्गीय, उनकी पत्नी नीलिमा जो पीसीसी में सेक्रेटरी भी रहीं, उनके बीच में तनाव चल रहा है। भारत कनाडा ने एक दूसरे के देश में पुनः हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिए हैं। इससे राजनीतिक संबंध वापस नॉर्मलाइज होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कक्षा निर्माण घोटाले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा था, उसमें मनीष सिसोदिया भी चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी थी और है। अरविंद केजरीवाल चाहे कितने भी दावे करें, लेकिन वो उनकी छवि एक भ्रष्ट नेता की बन चुकी है। बिहार में जमाई राज को लेकर के कांग्रेस और राजद ने बहुत बड़ा हमला बोला है। जनता दल यू और बीजेपी और उनकी रामविलास पासवान की पार्टी पर, लोक जनशक्ति पार्टी पर। वर्मा जो जस्टिस थे हाईकोर्ट दिल्ली के, उनके जांच रिपोर्ट की लीक हो रही हैं कि वो जो नोट है उनके गैरेज में, वो उनकी सब जानकारी में थे। और वो अगर ये कहते हैं, कहा है उन्होंने कि मेरी जानकारी में नहीं था, तो ऐसा नहीं है।
वो जलाए भी उनके देख रेख में ही थे। आरजीएसएस में सुधार के लिए मंत्री ने मीटिंग ली है, ये स्वागत योग्य है। आरजीएसएस में घोटाले बंद होने चाहिए, लेकिन जो कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी पात्र हैं और सही तरीके से अपनी दवा लेना चाहते हैं, उनकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नए जो गाइडलाइन आने वाले हैं। कांग्रेस ने कल रोजगार मेला आयोजित किया राहुल गांधी जी की जन्म दिवस पे। उसमें करीब 14,000 युवा आए, 7,500 ने इंटरव्यू दिया और 3,500 को मौके पे नौकरी मिली। ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य पहल है। अब देखिए ना, बीजेपी सरकार भी उसकी नकल में कह रही है हम रोज़गार मेले आयोजित करेंगे। स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ गया है। 37,600 करोड़ रुपया स्विस बैंक में भारतीयों का जमा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, इस बारे में अब क्या कहें। चैट जीपीटी से के लगातार उपयोग से दिमाग कमज़ोर होता है और याददाश्त कम हो जाती है, और ये एक चेतावनी आई है। सरकार खुद ही मिलावटी खाद बेच रही थी, ऐसा एक खबर में आया कि जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम है, उसकी खाद में भी फॉस्फोरस की मात्रा 16% की बजाय 4-5% पाई गई है। उसका जवाब सहकारिता मंत्री ने दिया है कि ये जो ग्रामीण सेवा सहकारी समितियाँ, इनको हमने निर्देश दिए हैं कि आप केवल सरकारी खाद बेचें, प्राइवेट खाद खरीद करके ना बेचें। तो वो जो समितियाँ ऐसा कर रही हैं और वो खाद अमानक पाई जा रही हैं, उन समितियों को निरस्त करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये निजी खाद आ कहाँ से रही है, और सरकार का नियंत्रण खाद और बीज और इंसेक्टिसाइड भी इसी तरह खुलेआम बिक रहे हैं, पेस्टिसाइड बिक रहे हैं। वो 500 रुपये में आधा लीटर और 250 मिलीलीटर की दवा आती है, कहते हैं इतनी जहरीली होती है। लेकिन अब तो कोई लगता है कि भारत पता नहीं क्या रिसर्च कर रहा है। एक नरमा कपास में सूंडी लगती है, वो तक ख़त्म नहीं हो पा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, कपास जिसको हम देसी कपास कहते थे, देसी कॉटन का नाम था और उसको कपास कहते थे, उसका तो उत्पादन ही बंद हो गया है। गुजरात और राजस्थान में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता था, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी होता था। उसकी रुई जो है वो बिल्कुल, जब उसका स्टेपल अलग करते थे तो वो बिल्कुल रॉ कॉटन होती है, देसी कपास वैसी होती थी। और हम लोग जब रजाई भरवाते थे तो देसी कपास बचा के रखते थे अपने घर पे और उससे रुई भरवाते थे। ये जो नरमा जिसको कहते हैं, इसको अमेरिकन कॉटन कहते हैं, उसका स्टेपल थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट एंड वो चिकना होता है। तो देसी कपास तो विलुप्ति हो गई है, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मिलावटी खाद की बात हो रही है तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा फिर पहुंच गए, उदयपुर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने 8 फैक्ट्रियों पे छापा मारा है। मैं समझता हूँ इस पर एक श्वेत पत्र जारी होने की ज़रूरत है। और एक खबर बड़ी चिंताजनक है, राजस्थान में 2017 के बाद से सामान्य वर्ग का कोई आईएएस जो है वो स्थानीय नहीं आ रहा है। 25% जो आईएएस सेलेक्ट होते हैं वो उस स्टेट के होते हैं। तो उस स्टेट के 25 में से किसी साल तो कोई सामान्य आना चाहिए। पिछले 8 सालों से जो 25% स्थानीय आते हैं वो सामान्य वर्ग से एक भी नहीं है। अर्थात 25 साल बाद राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी कोई स्थानीय सामान्य वर्ग का नहीं हो सकता। तो ये भी एक राजस्थान के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और केंद्र से अपील करनी चाहिए। एक खबर आई है आरपीएससी की चेयरमैन ने कल इंटरव्यू वो बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कोई परीक्षाएं आगे खिसकाई नहीं जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की परीक्षा आगे बढ़ने की मांग की थी, उसका जवाब और अन्य परीक्षाओं की मांग के उन्होंने कहा है कि ये स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। आरपीएससी के मेल पे 2-4 इक्का दुक्का मेल आते हैं और आंदोलन करते हैं, हम इसके दबाव में नहीं आएंगे। मैं निजी रूप से इसका स्वागत करता हूं। अब अशोक गहलोत जी ने जो मांग की है उसमें क्या है कि नीट की परीक्षा क्लैश हो रही है, तो नीट की परीक्षा तो दिसंबर में भी हो रही है, दिसंबर में दे देना भाई, दिक्कत क्या हो रही है। कोई अभी इसी जून और दिसंबर के बीच में ही नीट का रिजल्ट भी आ जाएगा और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा भी हो जाएगी,
कोई ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। एक खबर ये है, सिलीसेड में एक क्षेत्र है अलवर में, वहाँ तालाब है, बहुत बड़ा डैम है, उसमें 30 बोरवेल स्वीकृत करके और भजनलाल मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करके आए थे। स्थानीय किसानों ने उसका विरोध में जो है वो चक्का जाम कर रखा है। लोगों की समझाइश होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और अलवर शहर को भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार ऐसा फार्मूला निकाले। और आखिरी खबर ये है कि कांग्रेसी बहुत सारे घर वापसी की उम्मीद में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस के लोगों को तो वापस लिया गया था, कुछ नहीं लिए गए क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर जो भी उनका समीकरण थे। तो एक पंजाब केसरी ने खबर बनाई है, तो अब ठीक है, खबरें बनती रहती है, कौन कब आएगा जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कठिन समय में छोड़कर चले गए, उनको मेरा निजी रूप से मानना है कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। उनको करने देना चाहिए जो वो कर रहे हैं। हमारे बड़े नेता उनको प्रश्रय देते हैं, उसके मैं तो खिलाफ हूँ। अगर कोई बागी होकर के चुनाव लड़ता है तो और वो कहता है मेरे पास इतना सामान है, तो एक चुनाव में थोड़ा बहुत सामान हो सकता है, उसके बाद आप वापस मत लो, पता लग जाएगा अगले चुनाव में कितना सामान है, वो रिटायर होकर बैठ जाएगा, अच्छी बात है। और एक आर्टिकल आया है उस पर भास्कर में, वो ये कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, इससे वेस्ट एशिया का इतिहास बदल सकता है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पे मेरा मन था एक अलग से वीडियो जारी करने का, और मैं करूँगा भी, लेकिन संक्षेप में कह देता हूँ कि वेस्ट एशिया को जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, तभी से ब्रिटेन और अमेरिका का ये षड्यंत्र था कि वेस्ट एशिया को एक ऐसा बफर जोन बना दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण भी इसीलिए किया कि पाकिस्तान उनकी एक तरह से अघोषित कॉलोनी रहेगी। आज आप देख लिए, पाकिस्तान कोई स्वतंत्र देश की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, वो अमेरिका की कॉलोनी और पश्चिमी देशों की कॉलोनी के रूप में काम कर रहा है। जो वो चाहते हैं वो अमेरिका में, पाकिस्तान में होता है। लोग कहते हैं नूर खान का जो एयरबेस है वो अमेरिका के लिए बनाया हुआ, और अमेरिका के सरप्लस जो आणविक हथियार हैं वो भी वहाँ स्टोर्ड हैं पाकिस्तान में। तो वेस्ट एशिया में लगभग शांति थी, क्योंकि ईरान जब शाह के ज़माने में अमेरिका का पिछलग्गू था, सऊदी अरब अमेरिका का पिछलग्गू था, तो अफ़गानिस्तान में जब कम्युनिस्ट सरकार आ गई, चुनाव होने के, कम्युनिस्टों ने आंदोलन करके कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बन गया वहाँ, तो रशिया को लगा कि मेरा अब यहाँ नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन वहाँ के फिर वो जो, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो हमेशा से ही एक तरह का वो कबीलाई संस्कृति का देश है, तो उन्होंने तराकी जो कम्युनिस्ट राष्ट्रपति था उसकी हत्या कर दी। तो वो जो नया आया वो रूस को लगा कि नहीं हमारे नियंत्रण से बाहर जा सकता है, और फिर यहाँ अमेरिका का, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान का ये ट्रायंगल बन जाएगा, और वेस्ट एशिया के तेल वगैरह और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। तो उस समय सोवियत संघ था, रूस नहीं था, उसने अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई कर दी और वहाँ के राष्ट्रपति को, अपने जो राष्ट्रपति था उसको, नजीबुल्लाह को स्थापित कर दिया। बहुत साल तक वो रहा। तो अमेरिका ने जो है वो वहाँ स्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान को डायरेक्ट फंडिंग की और हथियार दिए, और पाकिस्तान में भी पश्तून एरिया में और जो आपका बलूच एरिया है, जो ये सारा अफ़गानिस्तान का नज़दीक है, इन सब को जब कबीलों को हथियार देने शुरू किए और पैसे देने शुरू किए तो उनका जीवन निर्वहन होने लग गया, और उन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान में हमले किए। और ये जो अलकायदा और तालिबान है उसकी नींव उस समय पड़ने लगी। तो अफ़गानिस्तान में
10 साल तक लंबा संघर्ष चला। 79 में सोवियत संघ ने वहाँ इंटरवीन किया था, इन्वेजन किया था। 89 में सोवियत संघ वापस जाना शुरू हुआ गोरबाचेव के समय में। गोरबाचेव ने 86 में वहाँ चुनाव भी कराए, लेकिन गोरबाचेव का वो 89 का जो कदम था वो इस तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि खुद सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसमें जो सोवियत संघ के वो प्रदेश जो बाद में स्वतंत्र देश बन गए, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिम में जो नॉर्थ वेस्ट में है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान में तुर्कमेन्स और उज़्बेक और ताजिक ये सब ग्रुप्स थे, ये कबीले थे, इनके देश बन गए। तो ये सब इस्लामिक, तो उस तरीके से ये सोवियत संघ का फिर विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होने से यहाँ पूरा जो कंट्रोल है वो एक तरह से अमेरिका का हो गया। और फिर वो जो अफ़गानिस्तान में तो मुल्ला उमर आ गए, स्थिरता तो वहाँ कभी आनी थी नहीं, कभी आएगी भी नहीं। लेकिन वो जो पाकिस्तान ने ये देखा कि ये जो हथियार हैं और ये जो लड़ाके हैं, इनको फिर इन्होंने कश्मीर भेजना शुरू कर दिया। वो बेस इस तरीके से हुआ। तो भारत की जो अस्थिरता कश्मीर में लाने की जो चेष्टा है, आतंकवाद बढ़ा 89 के बाद, उसका मूल कारण ये है। तो ये जो वेस्ट एशिया है, इसको संतुलित रखने में मैं समझता हूँ भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका का एक तरह से पिछलग्गू देश बन गया है, और यहाँ के जितने सेनाध्यक्ष हैं उनके दुबई और सऊदी अरब और अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में खूब व्यापार हैं, ज़मीनें हैं, और वो चले जाते हैं रिटायर होकर। एक दिन आसिम मुनीर भी चले जाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र को संतुलन, इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ है, जो संतुलन बिगड़ा है, वो बेसिकली अफ़गानिस्तान की उस घटना के बाद उसमें तेज़ी आई। अब जो भी जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन आते हैं उनका देशों पर असर तो पड़ता ही है, और अब देशों को अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है, और भारत भी उसको अपने तरीके से हैंडल करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।